हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही साथ एसएलई के बारे में, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस के बारे में हमने बताया था कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम अपने ही आर्गन, सेल और टिश्यू को बाहरी समझ लेता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, जो एंटीबॉडीज जाके उस पर एक्ट करती हैं और इन्फ्लेमेशन और बीमारी पैदा कर देती हैं। अब आज इसी कड़ी में हम लोग दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ब्लड हैव टेंडेंसी टू कागुलेट। ब्लड में कागुलेट होने की टेंडेंसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्लड ज़्यादा कागुलेट करने लगता है, ब्लड में थ्रोम्बोसिस होने लगती है, ब्लड के थक्के बनने लगते हैं। ये चीज़ें कहाँ होती हैं? ये चीज़ें होती हैं वेन में और आर्टरी में। वेन क्या होती है? वेन वो होती है जो पेरिफेरल टिश्यू से ब्लड लेके हार्ट की तरफ आती हैं, और आर्टरी वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड लेके पेरिफेरल टिश्यू में जाती हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी मार्बिडिटी भी होती है। प्रेगनेंसी मार्बिडिटी का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी मार्बिडिटी का मतलब है कि प्रेगनेंसी में एबनॉर्मेलिटी, वो एबनॉर्मेलिटी दो तरह की होती है। एक होती है मैटरनल, दूसरी होती है फीटल। मैटरनल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? मैटरनल एबनॉर्मेलिटी ये होती है गेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन और पोस्टपार्टम हिमोरेज। ये जो है मैटरनल मार्बिडिटी हैं। इसके साथ साथ फीटल मार्बिडिटी भी होती हैं। फीटल मार्बिडिटी होती है एबॉर्शन हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, प्री मैच्योर बर्थ हो गया। एबॉर्शन कहते हैं कि 20 वीक से कम का फीटस की डेथ हो जाए, और स्टिल बर्थ कहते हैं कि 20 वीक से ज़्यादा के फीटस की डेथ हो, और प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं कि अगर फीटस जो है डिलीवर्ड हो जाए 34 वीक से पहले। अब ये सब होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज, जो कि जैसा होता है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज में एंटीबॉडी बन जाती हैं जो है अपने ही आर्गन टिश्यू को डैमेज करती हैं। ये ऑटो एंटीबॉडी जो है, जो सेल मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड होती हैं। फास्फोलिपिड एक तरह की लिपिड होती है, एक तरह का फैट होता है जिससे सेल मेम्ब्रेन बनती है। ये एंटीबॉडीज उस पर एक्ट करती हैं, और जो कैस्केड होता है उसमें थ्रोम्बोसिस और मैटरनल मार्बिडिटी होती है, प्रेगनेंसी मार्बिडिटी होती है। ये एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं? मेजर जो एंटीबॉडीज हैं वो हैं बीटा ग्लाइकोप्रोटीन, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, और लूपस एंटीकागुलेंट एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो है ब्लड में बन जाती हैं, इस वजह से जो फास्फोलिपिड पे एक्ट करती हैं, उससे जो है थ्रोम्बोसिस होती है, एबॉर्शन होता है, स्टिल बर्थ होता है। अब ये जो इन एंटीबॉडीज को अपला भी कहते हैं। अपला मतलब एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज। अब ये जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं, कागुलेशन होने लगता है, थ्रोम्बोसिस होने लगती है, उसको एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी में सिर्फ एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज बनती हैं, किसी और डिजीज से ये एसोसिएटेड नहीं होता है। लेकिन जो सेकेंडरी
एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। सेकेंडरी एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम जो और तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया भी था कि जो एसएलई होता है, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस, उसके 1/3 पेशेंट में एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी जो है एसोसिएटेड होती हैं। और भी ऑटो इम्यून डिजीजेस से ये एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज एसोसिएटेड होती हैं, जैसे डर्मेटोबायोसाइटिस, स्क्लेरोडर्मा, जागरण सिंड्रोम, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इन सब बीमारियों से भी ये एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है। इसको सेकेंडरी एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। अब एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, और उसकी कुछ जांचें होती हैं। 2 तरह की जांचें होती हैं, एक होता है ट्रिपोनिमल टेस्ट, एक होता है नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट। तो स्क्रीनिंग के लिए हम नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें आरपीआर और वीडीआरएल होता है। ये जो है एपीएस के पेशेंट में ये जो जांचें हैं ये पॉजिटिव आती हैं। पॉजिटिव इसलिए आती हैं कि उनका जो एंटीबॉडी है एपीएस का, वो उसको ये सिफिलिस का एंटीबॉडी समझ के डिटेक्ट करती हैं। लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। फॉल्स पॉजिटिव की बीमारी कोई नहीं है, लेकिन बीमारी पॉजिटिव आ रही है। इसको कंफर्म करने के लिए फिर स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जो ट्रिपोनिमल टेस्ट होते हैं, उनको करके ये रूल आउट किया जाता है कि इनको सिफिलिस नहीं है। अब इसमें एक चीज़ होती है कैटास्ट्रोफिक एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। कैटास्ट्रोफिक एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान का खतरा होता है, और रैपिडली ग्रोइंग होता है, बहुत तेज ग्रो करता है। इसमें 3 और मोर ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं एक साथ। अब ये एंटीबॉडीज जो है कैसे बनती हैं, कैसे ट्रिगर होती हैं, ये नोन नहीं है, ये नहीं पता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ये एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कहीं इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, या जो है कोई मेजर सर्जरी हुई हो, या पेशेंट पहले से एंटीकोगुलेंट पे हो और उसने एंटीकोगुलेंट खाना छोड़ दिया हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये है कि बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, कुछ उसमें बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये टिश्यू को, सेल्स को डैमेज करते हैं, इन्हें ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि बॉडी खुद इनको बैलेंस करती है। बॉडी के अंदर होता है ग्लूटाथियन पेरोक्सीडेज, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए ग्लूटाथियन पेरोक्सीडेज, कैटालेज, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीज़ें जो है इनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं। लेकिन जब कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है, ज़्यादा बनने लगते हैं ये सब चीज़ें, तो जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। ये मात्रा जो है बढ़ती है उसमें भी क्या कहते हैं, जब पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर हो रहा हो या सिगरेट स्मोकिंग से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के? क्लिनिकल फीचर वही होते हैं जो अभी हमने बताया। थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोसिस कहाँ होती है? आर्टरी में होती है, वेन में होती है। और प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी होती है। प्रेगनेंसी में जो हमने बताया मैटरनल मॉर्बिडिटी होती है, फीटल मॉर्बिडिटी होती है। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया भी होता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होता है। तो वेन से रिलेटेड कहाँ कहाँ थ्रोम्बोसिस होती है? एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस होती है, इसके साथ साथ सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस होती है। सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस होती है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, पैपिलोडिमा होता है और सीजर भी आ सकता है। इसके साथ साथ जो है
पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होता है, और एक बुट-चियरी सिंड्रोम होता है। बुट-चियरी सिंड्रोम का मतलब ये है कि हिपैटिक वेन का थ्रोम्बोसिस हो जाए। हिपैटिक वेन कहाँ से ले जाती है ब्लड, कहाँ तक? लीवर से ब्लड लेके जाती है हार्ट तक, तो इसको कहते हैं बुट-चियरी सिंड्रोम। अब आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में माइग्रेन हो सकता है, ट्रांजिमिक इस्चेमिक अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन होता है। ये सब चीज़ें होती हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा इस्चेमिक अल्सरेशन हो जाते हैं, डिजिटल गैंग्रीन हो जाती है, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी होती है। कुछ विसरल ऑर्गन का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे किडनी का, पैंक्रियाज का, एड्रिनल ग्लैंड का, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि आपको मैटरनल मार्बिडिटी होती है, फीटल मार्बिडिटी होती है। फीटल मार्बिडिटी में एबॉर्शन होता है, स्टिल बर्थ होता है, प्रीमेच्योर बर्थ होती है। और मैटरनल मॉर्टेलिटी में बताया मैंने कि गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, पीपीएच, पोस्टपार्टम हीमोरेज, ये सब कंडीशन हो सकती हैं। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। हीमोलिटिक एनीमिया के लिए हम कोम टेस्ट कराते हैं। दो तरह के कोम टेस्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोम टेस्ट उसको डिटेक्ट करता है जो एंटीबॉडी जो है आरबीसी से चिपकी हुई होती हैं, क्लम्प्ड होती हैं, और जो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती हैं, सीरम में होती हैं, उसको इनडायरेक्ट कोम टेस्ट डिटेक्ट करता है। अब हम कैसे, पेशेंट हमारे पास आता है, अपनी कंप्लेन बताता है, तो कब हम सोचेंगे कि इसको एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है? हम तब सोचेंगे कि मान लीजिए कोई पेशेंट को स्ट्रोक हो गया जिसकी उम्र अभी 55 साल से कम है, कोई पेशेंट है जिसको बार बार प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी हो रही है, कोई पेशेंट है जिसको लिबिडो रेटिकुलरिस हो रही है। लिबिडो रेटिकुलरिस भी एक तरह का वेनस थ्रोम्बोसिस है, जिसमें जो है नेट लाइक पैटर्न बन जाता है बॉडी में और मल्टी कलर्ड होता है। पिक्चर इसके बारे में, पिक्चर आप लोग देख लीजिए, पिक्चर में दिख रहा है कि लिबिडो रेटिकुलरिस क्या होता है। और इसके साथ साथ अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो तो हम शक करेंगे कि इसको एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है। फिर हम एंटी फास्फोलिपिड का टेस्ट कराएंगे ब्लड में। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम सस्पिशियस होंगे, जिससे हम सोचेंगे कि इसको एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है? एक तो कम उम्र में स्ट्रोक हो जाए, दूसरा जो है प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी हो, लिबिडो रेटिकुलरिस हो, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे इस डिजीज़ को? इस डिजीज़ का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें यह है कि कम से कम एक जो है क्लिनिकल क्राइटेरिया हो, प्रेजेंट हो, और एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एक लैब क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो। मतलब एक क्लिनिकल क्राइटेरिया और कम से कम एक जो है लैब क्राइटेरिया हो, तब हम डायग्नोस कर देंगे कि ये एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। तो जो है क्लिनिकल क्राइटेरिया है उसमें यह है कि कहीं भी आर्टरी वेन में या स्मॉल वेसल्स जो होती हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो। स्मॉल वेसल का मतलब है कि जो आर्टरी का एंड होता है जिसको आर्टरियोल कहते हैं, उसके बाद कैपिलरी आती, कैपिलरी के बाद जो वेन का एंड होता है वेन्योल होती है। तो इन स्मॉल वेसल में भी कहीं थ्रोम्बोसिस हो, या आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो, वेन में थ्रोम्बोसिस हो, ये एक क्राइटेरिया है। दूसरे क्राइटेरिया जो हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्राइटेरिया ये हैं कि किसी भी फीटस की, जो फीटस जो है मार्फोलॉजिकली नॉर्मल हो और जिसको डेथ हो जाए और उसका कोई एक्सप्लेनेशन ना मिले 10 वीक
या उसके बाद। तो ये पहला क्राइटेरिया है कि 10 वीक के बाद किसी भी फेटस की डेथ हो जाए, फेटस जो है नॉर्मल हो मार्फोलॉजिकली और उसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। दूसरा क्राइटेरिया है कि 3 या उससे ज़्यादा फेटस की डेथ हो जो कि मार्फोलॉजिकली नॉर्मल हो और उनको ये डेथ को एक्सप्लेन ना किया जाए, और ये 10 वीक के 10 वीक का जो गेस्टेशन है उससे पहले हो। तीसरा क्राइटेरिया हो कि 3 या उससे ज़्यादा प्रीमैच्योर बर्थ हो। प्रीमैच्योर बर्थ का मतलब है कि 34 वीक से पहले बच्चे की बर्थ हो जाए, फिटस की बर्थ हो जाए। तो ये क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गए। अब जो लैब क्राइटेरिया है, लैब क्राइटेरिया में ये है कि जो 3 मेजर एंटीबॉडीज मैंने बताया, बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीकार्डियोलिपिन, लूपस एंटीकागुलेंट, इनका टाइटर जो है इंटरमीडिएट हो या हाई हो। एक बार में नहीं, 2 बार में, और 2 बार में 12 वीक के डिस्टेंस पे, इनका जो 12 वीक के इंटरवल पे इनका जो वो है टाइटर इंटरमीडिएट हो या जो है हाई हो, इनमें से किसी भी एक एंटीबॉडी का। अब इसके बाद हम आते हैं एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम के ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या करना है? मान लीजिए किसी पेशेंट को एक भी थ्रोम्बोटिक इवेंट होता है, कहीं भी आर्टरी वेन में थ्रोम्बोसिस होती है, तो उसको हम लाइफ लॉन्ग जो है वारफेरिन देंगे और पीटीआई एनआर कराएंगे। पीटीआई एनआर कराते रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे उससे, और पीटीआई एनआर का लेवल जो है 2.5 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसको एस्प्रिन भी दे सकते हैं 80 मिलीग्राम ओडी। एस्प्रिन और वारफेरिन दोनों ही एंटीकागुलेंट है, बस दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है अलग अलग है। जो वारफेरिन है वो विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको बनने को इनहिबिट करता है, उनको प्रिवेंट करता है, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 और 9 हो गया, इनके बनने को वो वारफेरिन इनहिबिट करता है। प्लेटलेट का और एस्प्रिन का एक्शन ये है कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है थ्रोम्बोजेन A2 मीडिएटेड, उसको चेक करता है, उसको रोकता है। दोनों अगर साथ देते हैं एंटीकागुलेंट इफेक्ट जो है बढ़ जाता है, लेकिन ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको रिस्क है कि उसको जो है कुछ प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी हो सकती है, तो उसको ट्रीटमेंट में देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और उसके साथ साथ 80 मिलीग्राम एस्प्रिन डेली। अगर रिस्क ज़्यादा है तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन का एक कोर्स भी दे सकते हैं 5 दिन का, 400 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 5 डेज तक देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हाई पूल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, ये नॉर्मल डोनर जो डोनेट करते हैं प्लाज्मा उससे बनाया जाता है, और ये बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज में बहुत यूजफुल होता है। जैसे GBA सिंड्रोम में हमने कई बार यूज किया है इसको। और इसके बाद है कि अगर जो है कैटास्ट्रोफिक एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम हो, तो कैटास्ट्रोफिक एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम के पेशेंट को हम ICU में एडमिट करेंगे, उसको IV इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे 5 दिन तक 400 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और साथ में उसको जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी देंगे, एनॉक्सापैरिन या फोंडाफेरिनॉक्स, ये देंगे ट्रीटमेंट। और जो वारफेरिन है, वारफेरिन की जगह हम रिवारॉक्साबान दे सकते हैं। रिवारॉक्साबान का फ़ायदा ये है कि उसमें हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था दोस्तों जो है एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम। मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी पेशेंट जो है आपके पास एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम का आएगा तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, मिस नहीं करोगे। और ये वीडियो जो
खासकर गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगले वीडियो में शायद मैं लेके आऊँ दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज, कोई शायद जागरण सिंड्रोम या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर मिलते हैं। थैंक यू।